हर बार वीडियो देखेंगे। हम्म। लेकिन अलग अलग आईडी बनाए तब तो प्रॉफिट है उसका। हाँ। अलग अलग आईडी से देखें तब तो सही है, सेम आईडी से देखेंगे तो कोई मतलब है नहीं। अरे फिलहाल क्यों नहीं, ठीक है। ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। होता है, जैसे एक बार अगर उतना रीच हो गया, मतलब जैसे हम देखे हैं एक आईडी से, तो फिर चाहे 10 बार भी देख लेंगे तो वो काउंट नहीं होता। अच्छा। बस। हम्म? हाँ हाँ, तो अगर एक ही आईडी से वो कर लिए हैं तो वो नहीं होता। फिलहाल हम्म। 3 आईडी है तो तीनों से हम देखेंगे ना। क्या बोले अनूप भैया, हम नहीं समझे बात को। अरे वो यूट्यूब के लिए है। यूट्यूब पे बड़ा। हाँ, नमस्ते नमस्ते, भानु सर आ गए क्या? नमस्ते सर। आगे हाँ ये आज, गई है। आज पहले भानु सर आए तब आप आए, हाँ लेट हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसका मतलब हम हमेशा पहले आते हैं क्या? हाँ और क्या। भानु सर आएंगे, लेट आएंगे, देखिए कौन सा 5 मिनट लेट आएंगे भानु सर। फिर इसके बाद 5 मिनट ये अपना वो ऑन करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम। फिर 5 मिनट बाद फिर क्लास स्टार्ट होती है 12:15 से। अरे नहीं हमारी क्लास एकदम राइट टाइम आने वो हो जाती है। एक्चुअली में इस समय हम रहते हैं बाहर, तो हाँ इसलिए वही, वही हम अ, सोचे कि स्टार्टिंग में तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आते थे और 12:05 तक स्टार्ट हो जाती थी क्लास। हाँ यही होता ही है। तो ये बाहर रहते हैं ना, तो यहाँ आसन बनाने में थोड़ा वो लग जाता है। ये पेपर है 19 जून 2000। अभी करते हैं, एक सेकंड रुकिए, चार्जर लगा दें। तो शुरू किए जाए। लक्षण देते हैं, क्या देते हैं? अपर प्रत्यम शांतम प्रपंच प्रपंचितम निर्विकल्पम निर्विकल्पम नार्थ में तत्व तत्वस्य लक्षणम। मतलब शून्यता क्या है? अपर प्रत्यय है। ये लिख लीजिए, जानते रहिए कि अपर प्रत्यय क्या क्या लक्षण देते हैं शून्यता के। अपर प्रत्यय, अपर प्रत्यय का मतलब है कि एक एक के द्वारा दूसरे का उपदेश नहीं किया जा सकता, अपर प्रत्यय है। दूसरा है शांत है, यानी स्वभाव रहित है, शांत है, इसका मतलब स्वभाव रहित है। और तीसरा देते हैं कि प्रपंचों द्वारा प्रपंचित नहीं होता, अर्थात शून्य के अर्थ का प्रतिपादन किसी शब्द के द्वारा नहीं किया जा सकता। शून्य के अर्थ का प्रतिपादन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता, तो इसको बोलते हैं प्रपंचों द्वारा प्रपंचित नहीं होता। प्रपंचों द्वारा प्रपंचित नहीं होता। अगला लक्षण देते हैं निर्विकल्प है, यानी चित्त व्यापार के अंतर्गत नहीं आता। चित्त मतलब इसको चारों कोटियों से निर्मुक्त है ना। चित्त व्यापार मतलब जैसे वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है, नहीं वही निर्विकल्प है, निर्विकल्प है। और पांचवा है कि अनानार्थ है, यानी अनेक अर्थों से रहित है, अनेक अर्थों से परे है, अनानार्थ है ना। ये शून्यता के लक्षण हैं।
और आप क्या क्या जान गए इसमें कि शून्यता क्या है, चतुष्कोट विनिर्मुक्त है, अष्टनिषेध देते हैं, उसी को अजातिवाद कहा गया है। परमार्थ में शून्यता का मतलब होता है स्वभाव शून्य, सॉरी व्यवहार में होता है स्वभाव शून्य, परमार्थ में शून्यता का अर्थ होता है प्रपंच शून्य। ये नागार्जुन का है, नागार्जुन की किताब है माध्यमिक कारिका। ठीक, बस इतना है ना। चलिए नेक्स्ट। स्पेस एंड टाइम आर इम्पेरिकली रियल बट ट्रांसेंडेंटली आइडियल। कांट। ये कांट होगा। अभी पिछली क्लास में हम लोग इसकी चर्चा किए थे ना। अकॉर्डिंग टू एजेआर एथिकल स्टेटमेंट आर अनवेरिफेबल एंड सो विदाउट मीनिंग। एजेआर के अनुसार नैतिक कथन अप्रमाणनीय होते हैं, अप्रमाणनीय हैं और बिना अर्थ के हैं। क्यों बताइए। ये होगा सर। हाँ थ्री ऑप्शन। हाँ, सर। 3 ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन होगा। ठीक, देखिए, दे आर यूज टू एक्सप्रेस एटीट्यूड। एटीट्यूड को बताने वाले होते हैं, क्योंकि एयर कौन है, संवेगवादी हैं, इमोटिविस्ट हैं। संवेगवादी हैं, एयर हैं, कॉर्नेफ हैं, एयर कॉर्नेफ, एयर स्टीवेंसन, कॉर्नेफ और पॉल एडवर्ड। ये लोग सब क्या हैं, संवेगवादी हैं, पॉल एडवर्ड ना। तो इनके लिए क्या है कि नैतिक कथन क्या होते हैं, दे आर यूज टू एक्सप्रेस एटीट्यूड, मनोवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं और सत्य को ना कहने वाले होते हैं ना, क्योंकि ये लोग नॉन कॉग्निटिविस्ट हैं, असंज्ञानवादी हैं। असंज्ञानवाद में फैक्ट को नहीं बताया जाता, सत्य क्या है वो उसकी बात नहीं की जाती। जो हमारा इमोशंस क्या है, हम कहना क्या इमोशन है, और परामर्श की बात की जाती है ना, इमोटिविज्म और प्रिस्क्रिप्टिविज्म की। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा ना। और एक श्लोक आप लोग जानते होंगे ना, क्या, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। सत्य बोले, प्रिय बोले, पर अप्रिय सत्य न बोले। तो यहाँ पर सत्य नहीं बोलना है, ठीक है, और प्रिय असत्य ना भी बोले, ऐसी सनातन की रीति है। चलिए, यहाँ सत्य नहीं बोलना है फिलहाल, तीसरा हो जाएगा जन्म। इन न्याय एपिस्टेमोलॉजी विच टाइप ऑफ ज्ञान इज बियॉन्ड द सेंस। न्याय ज्ञान मीमांसा में किस प्रकार का ज्ञान इंद्रियों से परे है। निर्विकल्प। हाँ, निर्विकल्प प्रत्यक्ष इंद्रियों से परे है, तो कैसे इसका ज्ञान होता है, अनुमान से। अनुमान से सर। अनुमान से। ओके, निर्विकल्प प्रत्यक्ष। ठीक, सर इसको अनुपलब्धि से भी तो जान सकते हैं। न्याय दर्शन कितने प्रमाण मानता है, मानता ही कहाँ है। फोर चार सर। सर। प्रमाण। 4। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। अनुपलब्धि मानता ही नहीं है, तो अनुपलब्धि की कोई बात ही नहीं है। अनुपलब्धि केवल 2 लोग मानते हैं, शंकर और कुमारिल। आइए नेक्स्ट। गुड एज अ सिंपल एंड अनएनालाइजेबल नोशन इज अ केस ऑफ। सरल एक अविश्लेषणीय धारणा के रूप में शुभ निम्न में से है। शुभ को क्या बताया गया है, सरल, और अनएनालाइजेबल बताया गया है। तो कौन है, हो जाएगा सर 3 ऑप्शन। इमोटिविज्म से। इमोटिविज्म हो जाएगा। शुभ को अनएनालाइजेबल सिंपल कौन बोलता है, मूर सर। मूर बोलते हैं। यहाँ मूर तो है ही नहीं, तो क्या करें। संवेगवाद में। हाँ, देखिए, मूर भी बोलते हैं और एयर और स्टीवेंसन भी बोलते हैं। शुभ को अपरिभाष्य मूर भी बोलते हैं, एयर भी बोलते हैं, स्टीवेंसन भी बोलते हैं। तो एयर और स्टीवेंसन क्या है, ये संवेगवादी हैं। तो आंसर हो जाएगा 4th। यस। अब देखिए, मूर की तरह स्टीवेंसन भी शुभ को अपरिभाष्य मानते हैं, ठीक है। मूर कहते हैं कि वह सरल है,
यूनिक है, नॉन नेचुरल है, निरप्राकृतिक है ना, इसलिए वह क्या है, अपरिभाष्य है। स्टीवेंसन कहते हैं कि उसमें इमोटिविस्ट मीनिंग होती है, संवेगात्मक अर्थ होता है, और उसका जैसे आपके संवेद क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, ये किसी के शब्द द्वारा ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। मतलब आपके संवेग क्या हैं, उसको शब्दों द्वारा ठीक ठीक नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता ना, अभिव्यक्त किया जा सकता। इसलिए मूर कहते हैं शुभ भी शुभ क्या है, एक तरह से आपका इमोशंस है ना, तो वो परिभाष्य नहीं है, मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा ये संवेगवाद, इमोटिविज्म। तो यहाँ पे आप मूर लिख लीजिए, एयर लिखिए और स्टीवेंसन लिखिए, ये लोग भी शुभ को अपरिभाष्य मानते हैं। ठीक, हम लोगों ने बात किया था मूर, प्रिचर्ड एंड रॉस। मूर, प्रिचर्ड, रॉस, ये कहीं क्वेश्चन आया था कि मूर किसको आप परिभाष्य मानते हैं, गुड को, प्रिचर्ड किसको मानते हैं, शुभ और गुड राइट। कर्तव्य, गुड एंड ड्यूटी ना, और रास शुभ इन गुड, कर्तव्य एंड उचित, राइट ना, इन तीनों को रास कहते हैं, ये तीनों अपरिभाष्य हैं। ठीक, रिचर्ड दो को परिभाष्य मानते हैं। आइए, मतलब इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता ना। देखिए ये क्वेश्चन, रेड हियरिंग इज एन इनफॉर्मल फैल्सी in which attention is deliberately deflected away from their issue under discussion। भ्रामक संकेत एक अनौपचारिक दोष है जिसमें ध्यान को विचार विमर्श वाले मुद्दे से जानबूझकर विक्षेपित कर दिया जा सकता है, किया जाता है ना। तो नेक्स्ट क्या है, द इफेक्टिवनेस ऑफ रेड हियरिंग लाइज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अपोनेंट पोजिशन। प्रतिपक्षी की स्थिति में के मिथ्या निरूपण में भ्रामक संकेत की प्रभावशीलता विद्यमान होती है। क्या होगा, सही है दोनों सर। सर दोनों ट्रू। हाँ, दोनों ट्रू है। Both are true, sir, and correct explanation of A. इसका देखिए, प्रतिपक्षी की सुनिए पहले, ये मिस इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था। हाँ, क्या सोच, बताएं। ए सही है, आर सही नहीं है। हाँ, आर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, ये होता है स्ट्रामैन। प्रतिपक्षी की स्थिति का जब हम अपोनेंट्स पोजीशन को जब हम मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं पुतला दोष, स्ट्रामैन फैल्सी। ठीक है, पुतला दोष, स्ट्रामैन फैल्सी। तो ये रेड हियरिंग नहीं है, आर गलत है, ए सही है। हाँ कौन सर बताएं, नहीं बता दिए, अब क्या बताएं। आप कुछ बता दिए, अब क्या बताएं। नहीं ठीक है, बता दिए, वही बात है ना। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है स्टामेंट। हाँ क्या हुआ, ये बोले कि आप और कुछ शिक्षा बता दीजिए उसमें मैदान पर। रेड हियरिंग क्या होता है ये बताइए। अच्छा, रेड हियरिंग का मतलब होता है कि जो सामने वाला कोई बात कहे, उस बात को हटा करके आप अपनी बात थोप देना, वही तो लिखा है ना। मेन इशू का जो मैं आपका मेन इशू, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मुझे गर्म चाय पीनी है, या बच्चे ने कहा कि मुझे 500 रुपये कोई खिलौना दिलवा दीजिए। अचानक माँ को लगा कि इसके मामले को 500 रुपये खर्चा करा के मानेगी या मानेगा, तो क्या कहेगा, नहीं ये जो शाम के समय क्या करना है, शाम के समय ये 500 रुपये चीज नहीं खरीदी जाती ना, तो मुद्दे को भटका कर कहाँ चला जाएगा। मतलब जैसे बच्चा दूध मांग रहा है कि हमें दूध पीना है, तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे अब हमारे पास दूध है नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, छत पे बैठा देंगे, जहाँ सीढ़ी उड़ी नहीं है, छज्जे पे वहां बैठा देंगे और इधर हम खुद आ जाएंगे। अब वो रोने लगेगा कि हमें यहाँ से उतारो ना, वो दूध भूल गया। अब उसकी प्रायोरिटी क्या हो गई कि हमें यहाँ से निकालो जल्दी कैसे भी, तो ध्यान भटका दिया गया है ना। तो फिलहाल पहला सही दूसरा गलत। सर स्ट्रॉमैन में सर हम व्यक्ति की उसके चरित्र पर अटैक करते हैं, कुछ इस तरीके से है क्या। चरित्र पर जब अटैक करते हैं उसको बोलते हैं
एड होमिनम ऐसे करके बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ जी सर, यही यस सर, पर्सनल हम हाँ, पढ़ाएंगे ना, उस पे हम पढ़ाएंगे, आप परेशान ना होइए, पहले इसी पे ध्यान रखिए, दो याद रखिए, भूल जाएंगे सारा। फ्यूमेंटम एड होमिनम बोलते हैं। वो दो तरह का, जब हाँ चरित्र पर एक होता है आपके लांछनात्मक, एक होता है परिस्थित्यात्मक, एक होता है अब्यूजिव, एक होता है सर्कमस्टेंशियल। तो वो इसमें पुतला दोष में जैसे नहीं कि किसी का पुतला निकालते हैं, पूंजीवाद का पुतला निकालेंगे ना, कैपिटलिज्म का पुतला निकालेंगे, ऐसा करके मतलब किसी का भी ना कि राम राम सत्य है करते हैं, नहीं तो उसका जानबूझकर पुतला जलाते हैं, ऐसा करते हैं, शव यात्रा निकालते हैं, तमाम चीजें। तो प्रतिपक्षी की स्थिति का ऐसा इस तरह का निरूपण किया जाता है। हाँ आशुतोष। इसमें ऐसा किया जाता है कि जैसे बात चल रही हो और बात के बीच में आप एक ऐसी चीज ला दो, उसका बड़ा आडंबर कर दो कि नहीं ये चीज हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जैसे दो चीजों की बातें, दो लोगों की बातें चल रही हैं और उसमें एक ऐसी चीज उठा के और उसको मुद्दा बना के पेश कर दो, यानी आप एक स्ट्रॉ मैन खड़ा कर दो, मतलब बातों का स्ट्रॉ मैन खड़ा कर देते हैं हम, यानी एक ऐसा जो काग भगोड़ा टाइप में होता है ना, वैसा खड़ा कर दो और फिर बोलो कि नहीं ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि मुद्दे से बात भटक जाती है और हम उस पुतले के पीछे घूमने लगते हैं, यानी उस बात के पीछे भागने लगते हैं। तो ये चीज हो जाती है स्ट्रॉमैन में। अब आपको होमवर्क ये है कि जो स्ट्रामैन फैल्सी है, रेड हियरिंग फैल्सी है, हम लोग एक दिन देखे थे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैल्सी, 4 तरह की होती है। तो ये किस में आएगा ये आपको बताना है। ये आप अभी नहीं बताएंगे तो कमेंट करके बताएंगे ना, जब याद है देख के बताइएगा जरूर, क्वेश्चन आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। स्ट्रामैन और रेड हियरिंग किस में आता है, नहीं आएगा तो पूछिएगा। आइए, write the correct sequence with regard to the stage of मोक्ष in द्वैत वेदांत। द्वैत वेदांत में मोक्ष की अवस्था के संदर्भ में सही अनुक्रम बताइए। देखिए गलत लिखा है लेकिन हम जानबूझ के सही पढ़ रहे हैं। चलिए क्या हो जाएगा, सालोक के सामीप्य, सारूप के सायुज्य, कौन सा होता है? 4 सर, 4 ऑप्शन। ओके गुड, 4th ऑप्शन सही सही बताओ, झूठ ना बोलो। हाँ पूर्वी, सालोक के सॉरी हाँ सालोक का सॉरी सामीप्य हाँ 2 नंबर हो, यस बी यस सेकंड होगा। ओके गुड, 3 सर, 3 सर, कोई नहीं, सॉरी 2। हाँ सेकंड होगा। देखिए मध्वाचार्य, यहाँ द्वैत वेदांत लिखा ना, मध्वाचार्य के अनुसार मोक्ष के 4 भेद भी हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? कर्म क्षय, ये भी पूछा जाता है, पूछा गया है। कर्म क्षय, उत्क्रांति लय, उत्क्रांति लय, अर्चिरादिगमन, अर्चिरादिगमन और अर्चिरादिगमन और मोक्ष नहीं भोग, ये मध्वाचार्य के अनुसार के कितने मोक्ष के 4 भेद हैं। ये ठीक है, सालों के सामने वाले में कोई दिक्कत तो नहीं होती किसी को याद करने में? नहीं सर। हाँ, नहीं अगर दिक्कत तो बताना, बता ठीक है। दीजिए, बता दीजिए सर। हाँ, नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं देखो इसमें ना कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है कि जैसे मध्य वेदांत जो है, मध्वाचार्य कहते हैं कि ईश्वर प्राप्त करना है, स्वर्ग प्राप्त करना है, जो भी करना है, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? आपको लोक में जाना है, ठीक, या आप लोक में रहेंगे, ठीक। उसके बाद आप उसके समीप जाएंगे, किसके? ईश्वर के, जिसके भी जाना है आपको, जो भी मुक्ति पानी है, ठीक। तब उसके रूप का आपको दर्शन होगा, इसे समझ में आया? ठीक। और उसके बाद आप उसमें मिल जाएंगे, तब आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। बात समझ में आई? युज मतलब जुड़ जाना, सयुज। हाँ, ऐसा आप लोग याद रखेंगे। हाँ ठीक है। अब ये जो भोग होता है ना, इसी में 4 होता है, जो लास्ट में भोग आता है, तो इसी में इसी के 4 भेद हैं, ठीक है। तारतम्य के आधार पर भोग मुक्ति के 4 भेद माने गए हैं, तो सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य, ठीक है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, फिर सायुज्य, है ना, सही है। तो ये भोग है। कर्म क्षय में क्या होता है? जब संचित कर्म पापों का और पाप और पुण्य कर्म समाप्त हो जाए तो कर्म क्षय होता है। उसके बाद उत्क्रांति लय क्या होता है? उत्क्रांत लय, जब प्रारब्ध कर्मों के भोग के उपरांत आपके प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाए तो उत्क्रांत लय होता है। अर्चिरादिगमन क्या है? अर्चिरादिगमन मतलब जब देह छूट जाए, शरीर छूट जाए ना, तो जब हम आप जाते हैं ब्रह्मलोक, तो वो होता है
अर्चिरादिगमन। भोग क्या होता है? जब ब्रह्मलोक में आनंद भोग करते हैं तब होता है भोग। चार तरह की मुक्ति हो गई। तो भोग के चार टाइप फिर से हैं। सालों के सामीप, सारों पे सायुज्य। आगे बढ़ते हैं। जानते रहना मध्वाचार्य विदेह उसको नहीं मानते। किसको? विदेह मुक्ति को ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8। According to the न्याय, we cannot perceive two object at time. Mind according to न्याय is atomic in magnitude. क्या होगा? न्याय दर्शन के अनुसार हम एक समय में दो वस्तुओं का अनुभव नहीं कर सकते। न्याय दर्शन के अनुसार परिमाण में मनस आणविक होता है। सर लास्ट Yes. ऑप्शन होगा इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। No, no, no. Both are correct and correct explanation. Yes. देखिए कैसे। हाँ, मन का हमने बताया है कि एक एटॉमिक और ऑल परवेडिंग। एक बताया है अणु, एक बताया है विभू ना। तो अणु में क्या क्या आता है? पृथ्वी के परमाणु, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ना। अर्थ, वाटर, एयर, फायर और एयर, ये एंड माइंड यानी मन, ये क्या है? अणु हैं। तो बोला है ना कि अकॉर्डिंग टू न्याय वी कैन नहीं, माइंड अकॉर्डिंग टू न्याय इज एटॉमिक इन मैग्नीट्यूड। माइंड क्या है? अणु है। बिल्कुल सही है, अणु है। इसीलिए अणु बहुत छोटा है, इसीलिए एक बार में एक ही चीज को पर ध्यान लगा सकता है ना, एक ही चीज का अनुभव कर सकता है। इसीलिए तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मन चेतन है या अचेतन है? बोलिए। अचेतन। मन नॉट कॉन्शियस, हाँ नॉन कॉन्शियस, अचेतन है। मन अचेतन है क्योंकि आत्मा चेतन है ना। एक शरीर में दो चेतन नहीं रह सकते, नहीं तो एक बस में दो हैंडल दो ड्राइवर हो जाएंगे, तो फिर एक इधर जाएगा इधर इधर, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़े। सही है। विभू में आप जानते हैं पृथ्वी, हाँ आत्मा में तो कॉन्शियसनेस है, मन में कभी कॉन्शियसनेस रहता है क्या? ना, अकॉर्डिंग टू न्यायवैशेषिक मन इज नॉन कॉन्शियस ना, अनकॉन्शियस। मन अचेतन है, ठीक है। सर ओके? मन को चेतन कौन फिलोसफी मानता है क्या? जो वेस्टर्न में माइंड को ही मन, माइंड और सोल में डिफरेंट नहीं किया गया है, तो वहां चेतन हो जाएगा जो लोग भी मानेंगे। माइंड एंड बॉडी, स्पिनोजा, वहां सोल बॉडी नहीं कहते हैं, माइंड बॉडी कहते हैं ना। यस। यस। हाँ ओके। आइए देखिए, a statement is considered to be contingent when। अच्छा, आपातिक रूप से कब कोई कथन आपातिक कब होता है? सदैव सत्य होता है। Sometimes true, sometimes false. हाँ, it is always true, tautology, it is always false, contradiction, sometimes true sometimes false, ये contingent आपातिक। यस ओके। इट इज डाउटफुल, डाउटफुल है तो डाउटफुल है, ये नहीं, आंसर थर्ड होगा। ओके नेक्स्ट। which of the following pairs of books are authored by Plato? प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी? लॉज, सेकंड, ओके गुड। लॉज एंड सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड बोलिए। अगस्टाइन। Augustine, sir. Yes, second correct answer. The city of God, city of God, Augustine and Summa against Gentiles, ये किसका है? Summa against Gentiles, एक्विनास या एंसेल्म का? एक्विनास है आई थिंक। एक्विनास चेक कर लीजिएगा। हाँ, एंसेलम की हम लोगों ने 3 ही बुक देखी है ना। ये सुम्मा थियोलॉजिया का फुल नाम, फुल किताब है ना ये, जो उनका सुम्मा थियोलॉजिया है उसी का नाम है। देखिए एंसेलम की 3 ही बुक है, एक मोनोलॉजियम, प्रोसलॉजियम और क्यूडियस होमो, ऐसे करके। तो मोनोलॉजियम में है ईश्वर की बात की गई है ना। नहीं एंसेलम की, मोनोलॉजियम नहीं। अच्छा क्लास, हाँ ये वाला ठीक है। ओके गुड। ओके, क्राइटो एंड सुमा अगेंस्ट। क्राइटो किसका है? क्राइटो तो प्लेटो का ही है, और ये तो एक्विनास का हो जाएगा। तो आंसर फिर भी सेकंड हो जाएगा। एंसेलम की नहीं है। एंसेलम की हम लोग ने 3 बुक देखी है, मोनोलॉजियम, प्रोसलॉजियम और क्यूडियस होमो। अब बुक से देख लीजिएगा। मोनोलॉजियम में ईश्वर की बात चर्चा होती है, प्रोसलॉजियम में क्या होता है, ईश्वर के फेवर में आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, क्यूडियस होमो में प्रायश्चित की बात की गई है। आइए सर ये जो थर्ड है ना वो उन्हीं का है, किसका? उनका एक्विनास का।
ये सुमा कौन? जंटाइल जो है। हाँ हाँ हाँ, इक्विनोक्स का ना, हाँ ठीक, तो इक्विनोक्स को भी बोल सही, हाँ मान रहे हैं इक्विनोक्स का है। आइए, कंसीडर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द कोड ऑफ करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? Sir, यम second नियम option. आसन यम हाँ हाँ नियम हाँ, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। Second गुड। option, sir. यम, सेकेंड ऑप्शन, Yes. Yes, यस, sir. यम नियम आस, हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि, वेरी गुड। इसमें धारणा ध्यान समाधि ये ये इंटरनल होते हैं, लास्ट के 3 इंटरनल होते हैं। नेक्स्ट, आइए, अणुवाद, एटॉमिज्म, एटॉमिज्म किसका है? Leucippus and डेमोक्रिटस Democritus. लुसिफस। डेमोक्रिटस एंड लूसिपस। ये देखिए, इनके एटम्स जो हैं वो ओनली क्वांटिटेटिव डिफरेंट रखते हैं, केवल परिमाणात्मक रूप से अंतर है इनमें, परिमाणात्मक रूप से। सेम जैन का है, सेम लाइबनिज का है। ओके, ज्ञान असंभव है, नॉलेज इज इम्पॉसिबल, सोफिस्ट। Sophist, सोफिस्ट, sir. एंड नॉलेज इज पॉसिबल, हु सेड दिस नॉलेज इज पॉसिबल? Socrates. हाँ, सोक्रेटिस। यहाँ पे ओके, गुड। प्लेटो, आइडियल ऑफ, नेक्स्ट क्या है? एक्टास्पोरस, थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास। प्लेटो का आइडियल ऑफ रिपब्लिक। ओके, गुड। आंसर क्या होगा? थर्ड होगा ना? हाँ। ये एक्टस्पोरस तो हम्म, एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है ना, वहीं से लिया गया है ये। हाँ Ectosporus. हाँ, एरिस्टोटल पहले इसकी बात करते हैं, बाद में एक्विनासिस को लेते हैं। इसका मतलब क्या है सर? पुरुष। एक्टास्पोरस का क्या मतलब है, कौन बताएगा? ये सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट जी सर, सुप्रीम पावर, जी सर। या या सुप्रीम कोर्ट या परम शुभ, या पता नहीं हमको जानते हैं। लेकिन है सुप्रीम यही। कोर्ट। परम शुभ शायद हमको लग रहा है वही ईश्वर। ये इसमें जिक्र किया है इन्होंने, हाँ, पेज नंबर जैसे एक्टास्पोरस जो ना विचारों का विचार है, जैसे लाइबनिज के दर्शन में मोनाड होता है ना, मोनाड एक जो हाई लेवल का मोनाड, सुप्रीम मोनाड होता है, Monad ये of monads, ईश्वर sir. को उसी ही। तरह। हाँ हाँ, ईश्वर को जो सर बताया ना, ईश्वर को ही वो पूर्णता का वो है, मतलब ईश्वर का ही। हाँ, ईश्वर ही है, ठीक है। चलिए, कितना चिड़िया चीखे हो रहा है यार। चिड़िया चींची ना करें। हाँ, अब अच्छी नहीं बात जो तो होगा। है बिल्कुल सर। आइए, नेक्स्ट एनवायरमेंट। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू डेकार्ट। डेकार्ट लीग के लिए कौन सा सही है? सर ये अरे पेज दुअलिस्ट। नंबर 99 में दिया हुआ है। हाँ, फॉर्म ही वस्तुओं का अंतिम लक्ष्य है और संपूर्ण विश्व का भी परम लक्ष्य है कि वे परम परिपूर्णता अथवा अंतिम सिद्धांतता की ओर प्रगति करें। तो ये परम परिपूर्णता को एक्टस्पोरस बोला गया है। पेज नंबर 99, वाई मसीह। ओके, देख लीजिएगा ना। ठीक। वाई मशीन। इंग्लिश वाला ना है? हिंदी वाला, इंग्लिश वाला नहीं। देख लेना, इंग्लिश वाले में भी कोई होगा ही। आगे आगे बढ़े। सर। यस सर। डेकार्त के लिए कौन सा सही है? डेकार्त वाज ड्यूलिस्ट, डेकार्ट वाज फर्स्ट, ये ड्यूलिस्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट ये बर्कले होंगे। हाँ, इम्प्रेसिस। इम्प्रेसिस्ट, इम्प्रेसिस्ट डेकार्ट नहीं होंगे। लाक, बर्कले, ह्यूम, एलबीएच। डेकार्ट वाज द ऑथर एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, हु लॉक लॉक ऑथर्ड दिस? लॉक। जॉन लॉक। जॉन लॉक, तो यस। एक और है ना सर, इसी तरह। क्वायरी Inquiry कंसर्निंग ह्यूमन concerning अंडरस्टैंडिंग, human. इंक्वायरी करेंगे ह्यूम, सर ए से लिखेंगे लॉक, यस। स्टिल
ए न्यू ऐसे कंसर्निंग, ये किसका है? ए न्यू ऐसे कंसर्निंग हाँ, लाइबनिज। यस। ओके गुड, वेरी गुड, शाबाश लाइबनिज। हाँ ऐसे कंसर्निंग, न्यू ऐसे कंसर्निंग, एनक्वायर कंसर्निंग, लॉक, बर्कले, लॉक, लाइबनिज, ह्यूम। हम्म, हाँ ऐसे ही किसी को कुछ आस पास का कुछ पता रहे तो बताया करिए। बहुत अच्छे। मेरे को कंफ्यूजन होता है सर इसमें, हमको हाँ फीलिंग होता है यही ये पूछे हैं, इधर का उधर हो जाता है। लेकिन वो ज्यादा इंक्वायरी खोजबीन करते हैं वो यून, तो उससे याद क्यों? रखिए कि वो ज्यादा इधर उधर करते हैं। और हाँ ऐसे वही, लिखते हैं लॉक, सर ने बताया। हाँ ऐसे लिखते हाँ, हैं लॉ। ऐसे लिखते हैं लैक, और नए चीजें लाइबनिज। ओके, ठीक है। और न्यू नॉलेज लेबनिज। हम्म। Select the code correctly matched considering the magnitude of द्रव्य admitted by the वैशेषिक। वैशेषिक के अनुसार द्रव्यों की महत्ता पर विचार करिए, सही बताइए क्या होगा। पहला ये बताइए महत्ता, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड या अणु होगा या विभु होगा। अब बताइए काल आत्मा मन तो अणु है, तो पहला कैसे हो जाएगा, और ये दोनों विभु सेकंड हैं। होगा सर, आकाश सेकेंड काल, होगा, यस, अकाल काल आकाश काल आत्मा ना। विभु, विभु आकाश होगा। काल आत्मा दिख, ये सब क्या हैं, विभु हैं। तो आंसर यही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम। सर और एक विभु कौन है? दिख, दिख स्पेस एंड टाइम, यहाँ पे टाइम लिखा है, स्पेस, ये दिख। ओके, हाँ, ये विभु हैं, अमूर्त हैं, अमूर्त, सब तो इटरनल है। अब्स्ट्रैक्ट, यस। इटर्नल है, अमूर्त मतलब अब्स्ट्रैक्ट, नॉन नॉन कंक्रीट। यस, कंक्रीट मतलब मूर्त। मूर्त बाकी सर के जो चार पांच। कंक्रीट कौन है जो 5 एटॉमिक? यस कंक्रीट है। अभी अभी ऊपर लिखे थे ना, जो कंक्रीट, जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु एंड माइंड, अर्थ वाटर एयर फायर एंड माइंड, मन। ओके, हाँ 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 हाँ, यस। सेकेंड होगा। आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं नहीं नहीं। व्हिच फिलोसॉफिकल थॉट रिजल्ट इन पैरालॉगिज्म। पैरालॉगिज्म कांट, कांट। तर्काभास। हाँ कांट होगा। पैरालॉगिज्म क्या है। जब बुद्धि जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगती है खुद को। हाँ, जब रीजन अपने एक्सेस हाँ में अपने लिमिट को क्रॉस कर जाए ना। रीजन ज्ञान कब बनाता है, जब उसको सेंसेशन प्राप्त होता है। विदाउट सेंसेशन वो काम करने लगे ना, बिना सेंसेशन के ही वो ज्ञान बनाने लगे, तब ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन तीन तरह की होती है। तो ना, ऐसी कंडीशन तीन बार मतलब तीन रूपों में आती है। तो वो तीन रूप कौन है। तो कांट कहते हैं कि जब प्रज्ञा यानी बुद्धि ना, आइडिया, रीजन क्या करे, जब ये जानने का प्रयास करे आत्मा को, किसको, आत्मा को जानने का प्रयास करे, तब होता है। सृष्टि क्रिएशन को जानने, सृष्टि को जानने का प्रयास करे, तब होता है। और तीसरा है, जब हमारी बुद्धि ईश्वर को जानने का प्रयास करे, तब होता है। सर इसका टर्म है ना एंटीनोमी, क्या क्या उसको वही क्या? बताने चाह, हाँ वही बताने जा सोच रहे हैं, लेकिन ना बीच में पेन नहीं चल रही है, इसीलिए नहीं। वेट। सर जो कांट की किताब है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्या उसी का पार्ट है ये? हाँ बता रहे हैं, उसी का पाठ है, आत्मा और सृष्टि एंड ईश्वर। यस। अब देखिए, जब हमारी बुद्धि इसको जानने का प्रयास करे, आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करे ना, तो तब क्या हो जाता है, तब होता है, कांट बोलते हैं कि रैशनल साइकोलॉजी होती है ना। इसको बोलते हैं बुद्धिपरक मनोविज्ञान। बुद्धिपरक मनोविज्ञान, तो इसमें होता है तर्काभास। तर्काभास को बोलते हैं पैरालॉगिज्म, जो लिखा है तर्काभास पैरालॉगिज्म, ठीक है। जब हमारी बुद्धि सृष्टि को जानने का प्रयास करे
ना कॉस्मोलॉजी को जानने का प्रयास करे तो उसको बोलते हैं रैशनल, इसको बोलते हैं रैशनल कॉस्मोलॉजी, सृष्टि बुद्धिपरक सृष्टि विज्ञान। तो ऐसा जब ऐसी कंडीशन आए तो होता है विप्रतिषेध, एंटीनोमीस ना। सृष्टि को जानने का प्रयास करे तो विप्रतिषेध, एंटीनोमी बोलते हैं। जब हमारी बुद्धि ईश्वर को जानने का प्रयास करे तो ऐसी इसको बोलते हैं रैशनल थियोलॉजी, बुद्धिपरक ईश्वर मीमांसा। तब वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, वहां कंट्राडिक्शन, व्याघात ना। तो आपको 3 टर्म याद रखने हैं। तर्काभास, पैरालॉगिज्म कब होता है? पैरालॉगिज्म होता है जब आत्मा को जानने का प्रयास करे, एंटोनॉमिस विप्रतिषेध जब सृष्टि जगत को जानने का प्रयास करे, व्याघात जब ईश्वर को जानने का प्रयास करे। तो कांट होंगे, ठीक। यस सर। प्रज्ञा, प्रज्ञा जब हमारा जब इन लोगों को जानने का प्रयास करे तो ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रश्न आया था कहीं पे कि तर्काभास कितने तरह के होते हैं, शायद 15 में था क्या ना, तो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। वहाँ यस सर। ये तर्काभास दैट मीन्स पैरालॉगिज्म कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के तर्काभास होते हैं, ठीक है। हाँ, 4 कौन कौन? टाइप्स। एक होता है द्रव्यता, पैरालॉगिज्म ऑफ सब्सटेंस, द्रव्यता का तर्काभास, पैरालॉगिज्म ऑफ सब्सटेंस। और फिर बोलते हैं सरलता का तर्काभास, पैरालॉगिज्म ऑफ सिंप्लिसिटी। एंड पैरालॉगिज्म ऑफ व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का तर्काभास, पैरालॉगिज्म ऑफ पर्सनैलिटी। और है प्रत्यात्मकता का तर्काभास, तर्काभास ऑफ आइडियलिज्म, ऐसे करके होगा। 4 तरह का है, बुक से देख लीजिएगा, आया हुआ है मिलाने को। नेक्स्ट, यदि ए बी सत्य है, एक्स वाई फॉल्स है, तो कौन सा कथन सत्य है, ये सॉल्व करना है। ए बी, यस, ए बी ट्रू ले लेंगे एंड एक्स एंड वाई को फॉल्स ले लेंगे, सबको रिप्लेस करेंगे। ए की जगह क्या ट्रू, तो वाई एक्स की जगह फॉल्स, ऐसे रख के सॉल्व करेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो किसी को, कैसे हुआ तो कहीं बता दें। नहीं सर। Which school of the following approve स्वतः प्रमाणवाद ऑफ कॉग्निशन? स्वतः प्रमाण की पुष्टि कौन करता है, बताइए। मीमांसा सर। मीमांसा भी करता है, और कौन करता है? सांख्य सर। सांख्य करता है ना, सांख्य भी करता है, मीमांसा भी करता है। ओनली यस। सांख्य, न्याय, मीमांसा और कौन सा, बौद्ध और जैन। ऐसे चाहे तो बना लीजिए जिनको ना पता हो, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे। ये प्रामाण्यवाद लिख लीजिए, वैलिडिटी प्रामाण्य, ये है इनवैलिडिटी अप्रामाण्य ना। सांख्य बोलता है प्रामाण्य एंड अप्रामाण्य दोनों इंस्ट्रिक्ट, दोनों स्वतः होते हैं ना। न्याय बोलता है दोनों परतः होते हैं, दोनों परतः। मीमांसा बोलता है स्वतः एंड परतः, ठीक। और बौद्ध बोलता है परतः एंड स्वतः, यही है बीपीएस ना, परतः एंड स्वतः। यस। एंड जैन होता है, जैन एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति प्रोडक्ट्स ना, और एक होता है ज्ञप्ति। उत्पत्ति मतलब दूसरे को जानने के लिए, ये परतः परतः है, ठीक है। और ज्ञप्ति यानी खुद जानने के लिए स्वतः स्वतः, स्वतः स्वतः, तो दोनों होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे पूछा है कि स्वतः प्रमाणवाद, तो स्वतः प्रमाणवाद जरा बताइए। देखिए सांख्य में भी है एंड मीमांसा में भी है ना, ओनली स्वतः, तो आंसर सी हो जाएगा ना, बोलिए। सर लास्ट में और क्या लिखे थे, स्वतः भी लिखे ना, क्या लिखे थे? जैन, जैन जैन अकॉर्डिंग टू उत्पत्ति, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, उत्पत्ति के आधार पर जैन बोलता है दोनों परतः है, दोनों एक, दोनों की वैलिडिटी परतः मतलब एक कुछ किसी और से प्रमाणित करेंगे। और ज्ञप्ति के आधार पर, ज्ञप्ति मतलब खुद जानने के लिए ना, जैन के अकॉर्डिंग 2 तरह का होता है। ज्ञप्ति के लिए खुद के लिए दोनों स्वतः होता है, बोथ आर स्वतः, ठीक है। यस सर। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इन प्रभाकर एपिस्टेमोलॉजी आख्याति हैज नो प्लेस। प्रभाकर की ज्ञान मीमांसा में आख्याति का कोई स्थान नहीं है ना। प्रभाकर की ज्ञान मीमांसा में ख्याति का कोई स्थान नहीं है। प्रभाकर कहते हैं आख्याति तो, इसीलिए तो इनके सिद्धांत क्या बोला जाता है, आख्याति। ये कहते हैं आख्याति, ये कहते हैं एरर होता ही नहीं। हमें अगर कभी ऐसा समझ आता है तो हमें आंशिक ज्ञान होता है।
अख्याति जो होती है वो पार्शियल नॉलेज होता है ना, तो अख्याति का कोई स्थान नहीं है, तो ये गलत है। ख्याति का कोई स्थान नहीं है ऐसा होता तब सही हो जाता। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। प्रभाकर की ज्ञान मीमांसा में असत्य संज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। इन प्रभाकर एपिस्टेमोलॉजी देयर इज नो रूम फॉर फॉल्स कॉग्निशन, तो ये सही है। आंसर क्या होगा? तीसरा हो जाए, नहीं चौथा हो जाएगा। आंसर फोर्थ हो जाएगा। ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आर इज करेक्ट। आर इज करेक्ट, यस। अकॉर्डिंग टू प्रभाकर, देखिए एपिस्टेमोलॉजी देयर इज नो रूम, मतलब प्रभाकर की एपिस्टेमोलॉजी में कोई फॉल्स कॉग्निशन के लिए होता ही नहीं जगह ना, कहते हैं फॉल्स कॉग्निशन होता नहीं। जब हमें ऐसा लगे कि फॉल्स कॉग्निशन हो रहा है उसमें पार्शियली नॉलेज होता है, कंप्लीटली फॉल्स नहीं होता। यस यस। इंट्यूशन इज एन अनएनालाइजेबल यूनिटी। क्या है? अंतः प्रज्ञा एक अविश्लेषणी कार्यान्विति है। ये क्वेश्चन आया हुआ ना 21 में, सही है। इंट्यूशन को हम एनालाइज नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते। इन इंट्यूशन द नोवर बिकम्स विद वन विद द नोन एंड देयर बाई रियलाइज इट। अंतः प्रज्ञा में ज्ञाता का ज्ञान के साथ एकाकार हो जाता है, जानने वाला और जिसको जानता है सब एक हो जाता है ना। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। इंट्यूशन इज एन अनएनालाइजेबल यूनिटी, ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं कौन? इकबाल। हाँ। यस। इकबाल बोलते हैं इंट्यूशन क्या है? नॉट कम्युनिकेबल है, इसको हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसको हम किसी को बता नहीं सकते ना, ये अनएनालाइज है। यस। और क्या बोलते हैं इंट्यूशन के बारे में? इकबाल गॉड के एग्जिस्टेंस में कौन सी आर्ग्यूमेंट का समर्थन करते हैं, मतलब फेवर करते हैं? देखिए इकबाल इंट्यूशन के लिए बोलते हैं कि यह इसमें तात्कालिकता होती है, साक्षात्ता होती है। दैट मीन्स इमीडिएसी होती है। इमीडिएसी, IMMEDIACY, इमीडिएसी होती है। यह तुरंत जान लिया जाता है ना। और विषय को कंप्लीटली उसके होलिस्टिक वे में जानते हैं, संपूर्णता में जानते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं? इकबाल, है ना। हाँ, इसमें कहते हैं कि ये दूसरा करेक्टरिस्टिक्स ये देते हैं कि नोवर बिकम्स विद वन, जानने विद वन विद द नोन, नोवर और नोन एक हो जाता है। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स ये लिख लीजिए, ठीक है। और तीसरा बताते हैं इकबाल, इसमें नित्यता होती है, इटर्निटी होती है, नित्यता होती है इंट्यूशन में, है ना, नित्यता होती है। और नॉट कम्युनिकेबल होता है, संप्रेषणीय नहीं होता है। आप इसको बता नहीं सकते कि आज हमको इस साक्षात नॉट कम्युनिकेबल, संप्रेषणीयता नहीं होती। यस यस सर। इकबाल गॉड के फेवर में जितने भी आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं सबको उन्होंने रिजेक्ट किया है, सबको डिनाई किया है। कहते हैं गॉड को ओनली बाय इंट्यूशन से जान सकते हैं और किसी से नहीं जान सकते ना। ठीक, यस सर, इसीलिए तो रिजेक्ट किया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनएक्सेप्टेबल टू स्पिनोजा, स्पिनोजा के लिए क्या स्वीकार्य है? देखिए जैसे राधा कृष्ण करते हैं देयर आर 3 वे ऑफ नोइंग, जानने के 3 तरीके हैं, वैसे ही इकबाल भी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला है सेंस एक्सपीरियंस, इंद्रिय अनुभव से ज्ञान होता है। दूसरा कहते हैं इंटेलेक्चुअल कॉग्निशन, बौद्धिक अवगति ना, बौद्धिक अवगति। तीसरा होता है इंट्यूटिव अपीयरेंस, अंतर्दृष्टि, इंट्यूटिव अपीयरेंस। ये इकबाल भी मानते हैं और कौन मानते हैं? राधा कृष्ण भी मानते हैं। इंद्रिय अनुभव से हमें व्यवहारिक जगत का ज्ञान होता है, और बौद्धिक इंटेलेक्चुअल कॉग्निशन से सिंथेसिस एनालिसिस ना, संश्लेषण और विश्लेषण का ज्ञान कर पाते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण कर पाते हैं। संश्लेषण विश्लेषण, सिंथेसिस और मतलब संश्लेषण, एनालिटिकल एंड
सिंथेटिक ये करते हैं। और इंट्यूटिव अपीयरेंस से आत्मा का ज्ञान होता है, सोल का ज्ञान होता है, मतलब अंतर्दृष्टि से आत्मा का ज्ञान होता है, ये बोलते हैं राधा कृष्ण। यस, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनएक्सेप्टेबल टू स्पिनोजा। स्पिनोजा के लिए क्या स्वीकार्य नहीं है? एवरीथिंग फॉलोज नेसेसरी फ्रॉम गॉड। प्रत्येक वस्तु ईश्वर से अनुप्राणित है ना, सभी कुछ ईश्वर को फॉलो करती है, बिल्कुल सही है। गॉड हैज पर्सनैलिटी एंड कॉन्शियसनेस। ईश्वर में व्यक्तित्व और चेतना होती है, गलत बात है। ईश्वर में पर्सनैलिटी नहीं होती ना, व्यक्तित्व नहीं होता, ये गलत है। चेतना है लेकिन ये इसलिए गलत हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गॉड विद द यूनिवर्स इज एंडोर्स्ड। ब्रह्मांड के साथ ईश्वर की आइडेंटिटी है, तादात्म्य है ना। यस, द हाईएस्ट गुड ऑफ कंसिस्ट इन द इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड। तो बताइए क्या आंसर होगा? सेकंड होगा सर। हाँ, सेकंड होगा। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सर गॉड हैज पर्सनालिटी, वो रिजेक्ट करता है क्या निर्गुण ब्रह्मन जैसा? हाँ, गॉड में पर्सनैलिटी नहीं होती। गॉड के मुंह, कान, आंख ऐसा जैसे हम लोगों को होता है ना, इस तरह का नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि वो उसमें पर्सनैलिटी नहीं होती। ठीक है, सर ये सब पर्सनालिटी है क्या? तो पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी फिर क्या है? पर्सनालिटी मीन्स नेचर, क्वालिटी, ये सब है ना। पर्सनैलिटी मतलब नेचर, कौन सी क्वालिटी? जैसे ऑनेस्टी, डेडिकेटेड, ये सब ना, क्वालिटी। नो नो नो, पर्सनैलिटी मतलब वो एक पर्सन नहीं है इस तरह का ना। एक कौन कहता था कि अगर अगर कुत्ते, हाथी, बैल के हाथ पांव होते तो वो ईश्वर को अपनी तरह बनाते? कौन कहता है? जेनोफेनिज। जेनोफेनिज भी यही कहता है, मतलब सर्वेश्वरवादी है। और ये बात क्यों कहता है? क्योंकि ईश्वर को में हम पर्सनैलिटी नहीं है। जैसे हम किसी का चित्र बना देते हैं, प्रतिमा बना लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तो जेनोफेनिज अथीस्ट नहीं था, जेनोफेनिज भी पैंथीस्ट था, सर्वेश्वरवादी था। और इसलिए आलोचना की करता है कि उसमें व्यक्तित्व नहीं होता है। स्पिनोजा भी कहते हैं उसमें व्यक्तित्व नहीं होता, उसमें हाथ पांव कान ये सब नहीं होते। ठीक है, यही है, तो देख लेना। ओके, यस सर। आइए, when an action conforms to a moral rule of law, conduct is said to be। पढ़िए और बताइए क्या होगा? राइट होगा सर। पता नहीं क्या होगा। राइट और गुड। होना चाहिए सर, शुभ। हाँ, गुड होगा सर। हाँ, गुड होगा। गुड कंडक्ट, Yes, लॉ ऑफ good। कंडक्ट है तो गुड कंडक्ट होना चाहिए। नहीं, गुड तो होगा ही नहीं, गुड नहीं होगा। क्या होगा? राइट होगा। क्या राइट होगा? यस। क्यों राइट होगा? हाँ, राइट होगा, ये तो बिल्कुल सही है। क्योंकि नियम और विधि की बात हो रही है ना सर। हाँ, आप रूल रेगुलेशन मानते हैं तो राइट गुड मेटाफोरिकल में आ जाता है ना शायद। देखिए यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि वेन कोई कर्म आचरण के नैतिक नियम की विधि की पुष्टि करता है, तो ये जैसे ये कानूनी बात होती है ना। जैसे हम कहते हैं पाप में और अपराध में क्या अंतर है? पाप दैट मीन्स सिन एंड अपराध मीन्स क्राइम। तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये रिलीजियस व्यू ऑफ पॉइंट से कोई काम हम कोई काम करते हैं, मतलब गलत करते हैं तो वो सिन होता है। बट लीगल पॉइंट से कोई गलत काम करते हैं तो क्राइम होता है, अपराध होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए, when an action conforms to a moral rule or law of conduct मतलब हम नियम की के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो सही है। अगर रिलीजियस पॉइंट होता, मतलब धर्म की दृष्टि से शुभ होता है ना, कानून की दृष्टि से सही और गलत होता है। ठीक है,
ये सर पाप करोगे देखिए, तो नरक में जाओगे, अपराध करोगे तो जेल में जाओगे। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया। पाप करोगे तो नरक में जाओगे, नरक में जाओगे ना, और अपराध करोगे तो जेल में जाओगे। तो उसी का देखिए, जस्टिफाई राइट करोगे रॉन्ग। गॉड, उसी का जस्टिफाई करोगे कोर्ट। हाँ, राइट क्या रॉन्ग स्टोर्स? ये नॉर्मेटिव में आ जाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। राइट रॉन्ग जो है वो नॉर्मेटिव में आ जाते हैं, हाँ, वो चीजों नॉर्मेटिव में आते हैं। हम्म। कुछ नहीं करोगे तो सदमे में जाओगे। हाँ, आप देखिए, यहाँ पे क्या है, एक चीज हमें एक चीज जानना है हमें कि जो एथिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, तीन तरह के प्रत्यय पर विचार किया जाता है एथिक्स में। कितने तरह के प्रत्यय? तीन तरह के प्रत्यय। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है मोरल, दैट मीन्स नैतिक कॉन्सेप्ट, मोरल। दूसरा होता है नॉन मोरल, इसको बोलते हैं नीति शून्य, नीति शून्य, नॉन मोरल, नॉन मोरल। ओके। एक होता है इमोरल, यानी अनैतिक, इमोरल, अनैतिक। अब इसमें क्या क्या आता है, चलिए देख लिया जाए। नैतिक कर्म में क्या आता है? नैतिक कर्म में आता है, जयंत सिन्हा लिखते हैं, द वर्ड मोरल मीन्स दैट इन विच मोरल क्वालिटी, दैट इज राइटनेस एंड रॉन्गनेस। नैतिक का अर्थ है जिसमें नैतिक गुण यानी सत्य असत्य विद्यमान हो। तो इसमें राइट और रॉन्ग की बात आती है, राइट और रॉन्ग की बात आती है मोरल कॉन्सेप्ट में। और नीति शून्य कर्म क्या होते हैं? नीति शून्य कर्म वे होते हैं जिसमें जो नैतिक गुणों से रहित होते हैं ना। द वर्ड नॉन मोरल, देखिए ये नॉन मोरल, नीति शून्य। द वर्ड नॉन मोरल मीन्स दैट विच इज डिवॉइड ऑफ मोरल क्वालिटी, जो मोरल क्वालिटी से रहित होते हैं। अब आपको ये जान लेना है कि जो नॉन मोरल एक्शंस हैं, नॉन मोरल एक्शंस हैं वो कितने तरह, मतलब कौन कौन से हैं। अभी बंगाल में पूछा गया था, तो नॉन मोरल एक्शंस में आप ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए सबका ना। कुछ चीजें होती हैं वो नॉन मोरल होती हैं, नीति शून्य होती हैं, है ना। उसमें आप सही है कि गलत है ऐसा बता ही नहीं सकते। जैसे कहें निर्जीव पदार्थों के कर्म, है ना, निर्जीव पदार्थों, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इनएनिमेट थिंग्स, निर्जीव पदार्थों के कर्म, निर्जीव पदार्थों के कर्म। जैसे जैसे मान लीजिए कि नदी में बाढ़ आ गई, तो बताएंगे कि मतलब नीति शून्य है ना, कि ऐसा नहीं कहेंगे कि नदी ने गलत कर दिया या मतलब गलत किया कि अच्छा किया। निर्जीव पदार्थों के कर्म ना, पहाड़ गिर गया ऐसा कुछ, ठीक है, जाड़ा आ गई, सर्दी आ गई ना। दूसरा लिखिए पौधों या पशुओं के कर्म, मतलब ऐसे जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, पौधों या पशुओं के। आप जा रहे हैं और एक पेड़ गिर के ना रास्ता ब्लॉक हो गया है, पौधों या पशुओं के कर्म, इसको हम नीति यानी में नहीं कर सकते, नैतिक अनैतिक। और होता है कि अबोध बालकों के कर्म, मतलब ऐसे बालक जो अभी समझदार नहीं है ना। फिर पागल और विक्षिप्तों के कर्म। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, मनुष्य की प्रतिक्षेपी क्रियाएं, अभी यही बंगाल में पूछा था ना, लिख दें क्या इसको? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में होता है जैसे जम्हाई लेना, छींकना, है ना, पलकें गिराना, खांसना, ये सब गलत सही नहीं है, ये मनुष्य की प्रतिक्षेपी क्रियाएं हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें सही गलत नहीं होता। अनियमित क्रियाएं, रैंडम एक्शन, रैंडम एक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, हाथ से गिरकर कोई चीज टूट जाए, है ना, तो ये है रैंडम एक्शन, ये भी सही गलत में नहीं आता। सहज क्रियाएं इंस्टिंक्टिव एक्शन, इसमें मतलब दुखी हो जाना, शेर को देखकर डर जाना, ऐसी क्रियाएं होती हैं। और एक होता है इंडोमोटर एक्शंस, इंडोमोटर एक्शंस यानी विचार प्रत्यावर्ती क्रियाएं। इसमें जैसे अगर हम कुछ क्रिकेट देख रहे हैं तो कोई खेल देख रहे हैं, खिलाड़ियों को देखकर उनकी तरह बातें करने लगा, मतलब उनकी तरह बिहेव करने लगना, है ना। आप सब्जी मार्केट गए हैं, सब्जी वाला बेच रहा है, धनिया ले लो, सब्जी ले लो, आपके मन में भी आ गया मन में धनिया ले लो, ऐसे आप भी बोलने लगे मन ही मन में, तो ये होती है विचार प्रत्यावर्ती क्रियाएं।
और दबाव या बाध्यता, प्रेशर और कंपल्शंस के वशीभूत होकर अगर कोई काम करिए तो वो भी नॉन मोरल होता है। मतलब प्रेशर में कोई काम करिए। एक होता है हिप्नोटिज्म, यानी सम्मोहित अवस्था में अगर आप सम्मोहन का शिकार रहिए, उस टाइम अगर कोई कार्य करिए तभी वो नीति शून्य होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, इसमें से पूछता है, ठीक है। और होता है समाज पर असर न करने वाले कर्म, ये भी नॉन मोरल होते हैं। मतलब आप अपने रूम में क्या करते हैं ये किसी से लेना देना नहीं है। अनैतिक इमोरल में तो आप जानते हैं ना, झूठ बोलना है ना, धोखा देना, चोरी करना, ये सारी चीजें हैं। चलिए तो फिलहाल दूसरा आंसर है, आगे बढ़े। यस सर। बायोसेंट्रिसिज्म मेंटेन्स दैट, क्या होता है बायोसेंट्रिसिज्म? देखिए ये क्वेश्चन आया है क्या, ऑल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर मोरल कंसिडरेशन, जीवन के सभी स्वरूपों को नैतिक अनुचिंतन की आवश्यकता होती है। एक बार बायोसेंट्रिसिज्म, इकोसेंट्रिसिज्म, होमोसेंट्रिसिज्म, इस तरह का क्वेश्चन आया था, याद है? यस सर। यस सर। हाँ वही है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो तीसरा हो जाएगा, देख लीजिए। आई थिंक 21 में आया था। सर ये बायोसेंट्रिसिज्म को थोड़ा सा और विस्तृत में बताएं सर। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब जीव जगत से। हाँ, जीव जगत को ध्यान में रख करके नैतिक अनैतिक का विचार करना ना। देखिए जीवन के सभी, जिसमें जीवन है उस जीवन के सभी स्वरूपों को नैतिक अनुचिंतन की आवश्यकता होती है। ये बायोसेंट्रिसिज्म हो गया। जैसे हम कहते हैं होमोसेंट्रिसिज्म, यानी मनुष्य को ध्यान में रख करके, जैसे मनुष्य के हित के लिए अगर जंगल काटा जा रहा है ना, तो वो होमोसेंट्रिसिज्म हो गया। यहाँ पे बायोसेंट्रिसिज्म है, मतलब कंप्लीट पूरे जिसमें भी चेतना होती है ना, जिसमें भी जीवन होता है, उसको ध्यान में रख करके हमें कैसी बात करना है, नैतिक अनुचिंतन की आवश्यकता होती है। उनके लिए मोरल कंसिडरेशन, मतलब हम उसको ध्यान में रख करके कोई कार्य को नैतिक अनैतिक कहेंगे। तो ये बायोसेंट्रिसिज्म हो गया। एक आया था इकोसेंट्रिसिज्म। इकोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है कि हम इकोसिस्टम यानी पर्यावरण यानी परिस्थिति को ध्यान में रख के अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो होता है इकोसेंट्रिसिज्म, है ना। और जू सेंट्रिसिज्म आया था ना, तो जू सेंट्रिसिज्म यानी ये जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर सर। जू मतलब चिड़ियाघर ना। अरे एनिमल्स से रिलेटेड। हाँ, एनिमल्स को ध्यान में रख के करके हाँ, अगर चिंतन करते हैं नैतिक है अनैतिक है, तब वो जू सेंट्रिज्म हो जाता है ना। इको का क्या बताए थे सर? पारिस्थितिकी को ध्यान में रखे, पारिस्थितिकी, हाँ, पारिस्थितिकी को ध्यान में रखे अगर कोई कार्य करें तो देखिए जिस तरीके से, एक बार हम थे एक जगह डिबेट कंपटीशन, तो इसी पे ध्यान, इसी को लेकर चर्चा हो रही थी। तो देखिए जिस तरीके से विकास की अवस्था होता जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारी आने वाली पीढ़ियां गगनचुंबी इमारतों में बैठी हुई ये गीत गाते फिरेंगे कि चांद मुझे फूली हुई रोटी नजर आता है। मतलब क्या है कि वो इतना विकास हो जाएगा ना कि मतलब जैसे देखिए धरती खत्म हो जाएगी, फिर उनको खाने के लिए नहीं बचेगा, है ना। जो जंगल, ये कंक्रीट के पहाड़ बनते जा रहे हैं ऐसे। तो कुछ बात समझना है क्या मनीष? चलिए और आप देख लीजिए खुद से। जी सर। आइए, सत्व का क्या होता है? सत्व होता है लाइट एंड ब्राइट, हल्का और चमकीला। रजस क्या होता है? रजस होता है एक्टिव, सक्रिय। तमस क्या होता है? तमस होता है भारी ना, भारी और गहरा, हैवी एंड डार्क। और पुरुष क्या होता है? निष्क्रिय होता है। यस यस सर। 2 हो जाएगा ना। सत्व का रंग सफेद होता है, रजस का रंग लाल होता है और तमस का रंग काला होता है। क्या नो? सांख्य से रिलेटेड है ना ये। अरे सांख्य का एकदम। व्हाट इज नॉट करेक्टली मीन्स इन फिलॉसफी, कांट के दर्शन में सही नहीं। देखिए थिंग इन इटसेल्फ मीन्स फिनोमेना। थिंग इन इटसेल्फ जो होता है, ये होता है थिंग इन इटसेल्फ ना, ये न्यूमेना होता है ना। फिनोमेना थिंग फॉर इटसेल्फ होता है।
Yes, ठीक sir. है, ये गलत हो गया। आइए, सेंसिबल वर्ड मीन्स फिनोमेना। सेंसिबल वर्ड यानी फिनोमेना, हम जिसको जान सकते हैं वो फिनोमेना, ये तो बिल्कुल सही है। सेल्फ मीन्स आइडिया ऑफ रिटर्न। आत्मा का अर्थ है तर्क का आदेश, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा ना। आत्मा का अर्थ है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा था? यूनिटी ऑफ हाँ, यूनिटी ऑफ परसेप्शन, ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ परसेप्शन। ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ परसेप्शन, ठीक है। गॉड्स प्रूवन एग्जिस्टेंस मीन्स द बेसिक कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। ईश्वर का अर्थ सृष्टिमूलक तर्क, ये मानते हैं क्या कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को? नहीं मानते ना। मोरल आर्गुमेंट को मानते हैं, एथिकल का को मानते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। पहला गलत, सब गलत हो गया क्या? तो सब गलत हो गया तो क्वेश्चन डिलीट, ये क्वेश्चन डिलीट था ना। हम बोला है सही है। हाँ, ये लेकिन दूसरा वाला सही है, कह रहा है सॉन्ग कौन सही नहीं है। इसमें नाट दिया है। हाँ, नाट दिया है, तो पहला भी लगा दीजिए, तीसरा चौथा। अगर सही होता तब तो हो जाता इसमें भी दूसरा। गोला भरिए, इसमें भी गोला भरिए, इसमें भी गोला भरिए, है ना, ऐसे किया जाता है ना। अब नहीं आइए, सर ये आपने आत्मा का अर्थ तर्क का आदेश, ये क्या बताया, इसमें थोड़ा सा वापस बता दीजिए ना। आत्मा का अर्थ बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ अपरसेप्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आत्मा है कांट के दर्शन में। ओके सर। इसमें कांट से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई सब क्या अपना अपने अपने शेप का माइंड होता है, यानी सबकी अलग कैटेगरीज होती हैं, माइंड की कैटेगरीज होती हैं, पर सबका शेप अलग होता है, यानी सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से होता है जो सेंसिबल डेटा होता है। फिर भी हम सारी चीजों को एक जैसा क्यों देखते हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि वो जो आई है ना, वो मेन चीज है, वो आत्मा, वो सभी में एक जैसी है, वो सभी को एक चीज दिखाती है। तो वहां पे ये जो डाइवर्सिटी है ना, उसको क्लेरिफाई करने के लिए कांट ने ये चीज बताई थी कुछ। हाँ, तो इसीलिए आत्मा क्या है, ज्ञान का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज है ना। जी आइए, सर। ऑन थिंकिंग, ईश्वर चिंतन पर चिंतन है, अरिस्टोटल हो जाएंगे ना। थिंकिंग ऑन थिंकिंग, ये अरस्तु का है ना। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिजेक्टेड बाय इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के लिए क्या स्वीकार्य नहीं है, देखिए। बोथ रेशनलिस्ट एंड इम्प्रेसिस्ट आर राइट इन द वे ऑफ इन द व्हाट दे अफर्म। दोनों बुद्धिवादी और अनुभववादी दोनों सही हैं जिसे वे स्वीकार करते हैं। बोथ आर रॉन्ग इन व्हाट बोथ डिनाई, लेकिन जिससे वे असहमत हैं वो दोनों ही गलत हैं, ठीक है। फिर क्या है, ज्ञान इंद्रियानुभव से प्रारंभ होता है लेकिन उसे इंद्रियानुभव उत्पन्न नहीं करता। नॉलेज बिगिंस विद इन एक्सपीरियंस बट डज नॉट एंड विद सेंस एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ गॉड इज पॉसिबल, क्या होगा? यही चौथा। चौथा हाँ, होगा। देखिए, चौथा गलत हो जाएगा ना। ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान संभव है। देखिए, ईश्वर का ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर का ज्ञान करेंगे ना तो जो रेशनल थियोलॉजी होता है उसका वो हो जाएगा, तो उसमें व्याघात, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ईश्वर का ज्ञान संभव नहीं है, आत्मा का ज्ञान संभव नहीं है, जगत का ज्ञान संभव नहीं है। अब देखिए, पहला ऑप्शन ये है कि बुद्धिवादी और अनुभववादी जिस बात से वो सहमत, जिस बात को वो दोनों मानते कि ये होना चाहिए ना, वो उस बात को कांट स्वीकार करते हैं। बुद्धिवादी कहते हैं कि ज्ञान में अनिवार्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनिवार्यता होनी चाहिए, यानी एनालिटिकल में जजमेंट में अनिवार्यता होती है, मतलब नेसेसिटी होती है। अनुभववादी कहते हैं नवीनता होनी चाहिए, नवीनता होती है। तो ये दोनों कांट इस बात से सहमत हैं, लेकिन जिससे वे असहमत हैं ना, बुद्धिवादी अनुभववादी जिस बात से सहमत हैं वो दोनों ही गलत है ना, ये। और कांट कहते हैं कि ज्ञान की शुरुआत अनुभव से होती है, लेकिन उसका अंत अनुभव में नहीं होता, अंत बुद्धि में होता है ना। ये स्टेटमेंट आया है कि नॉलेज बिगिंस विद एक्सपीरियंस, तो ये भी सही है। क्यों?
सर ये दूसरा ऑप्शन मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये बुद्धिवादी जो बुद्धि से समझते हैं वो और अनुभववादी अनुभव से समझते हैं वे दोनों अपने अपने जगह पे गलत है, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, दोनों जैसे अनुभववाद वाले बुद्धिवाद का खंडन करते हैं और बुद्धिवाद वाले अनुभववाद का खंडन करते हैं, तो ये मतलब जो वो करते हैं तो वो मतलब तो वो चीजें गलत है क्योंकि वो दोनों को हाँ मानते हैं। बुद्धिवादी का, हाँ यही बात बहुत बढ़िया अनुभव बताएं। देखिए बुद्धिवादी कहते हैं ज्ञान केवल बुद्धि से होता, अनुभव से नहीं होता। तो अनुभव से नहीं होता, ये बात गलत हो गई इनकी। और ये कहते हैं अनुभववादी कहते हैं ज्ञान केवल अनुभव से होता, बुद्धि से नहीं होता ना। तो ये बुद्धि से नहीं होता जो नहीं नहीं है वो दोनों गलत हो गया। वो कहते हैं बुद्धि से नहीं होता, ये बात गलत। वो कहते हैं अनुभव से नहीं होता, ये बात गलत। तो गलत हो गई ना। जी सर। आगे बढ़े। जी सर। देखिए इन्होंने इसमें इन्होंने कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट सबका खंडन किया। एक होता है टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का इन्होंने खंडन नहीं किया है। एक बार प्रश्न पूछा था उस जीडीसी में और वहां दिया था किससे सहमत हैं कांट। तो टेलियोलॉजिकल का इन्होंने को डिनाई नहीं किया है, तो ये भी है। मोरल आर्ग्यूमेंट पहले रहे तो आपको वही लगाना है, लेकिन टेलियोलॉजिकल का इन्होंने डिनाई नहीं किया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी मतलब क्या अगर नहीं खंडन कर रहे हैं तो दबे मन से हो सकता है इसको भी मान लें। तो ये आंसर दिया था और सही भी है ना। ये सर की बुक में भी लिखा है, प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर की बुक में। चलिए, अकॉर्डिंग टू द न्याय our tactual sense organ can perceive all the object which we perceive by our visual sense organ except। न्याय दर्शन के अनुसार हम स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से निम्नलिखित के अतिरिक्त उन सभी का अवबोध कर सकते हैं जिसे हम अपने चाक्षुष इंद्रियों द्वारा अवबोध कर सकते हैं। तो ये बहुत बार आ गया, क्या आंसर होगा? थर्ड सर, रूप एंड रूपत्व। रूप एंड रूपत्व, यस गुड। पार्मेनाइडीज, व्हाट इज इनकम्पैटिबल विद पार्मेनाइडीज, क्या होगा? पार्मेनाइडीज में क्या असंगत है? देखिए तो क्या हो सकता है? क्षमता होगा सर। देखिए बीइंग इज ओरिजिनल, परमानेंट एंड इम्परेसिबल। सत्य क्या है? मूल है, स्थायी है, अविनाशी है। बिल्कुल सही बात है। बीइंग को एब्सोल्यूट चेंज इज इम्पॉसिबल। निरपेक्ष परिवर्तन असंभव है। संभव कौन मानते थे? हेराक्लाइटस मानते थे। ठीक है। बीइंग कैन नॉट कम फ्रॉम नॉन बीइंग। सत्य से असत्य नहीं आ सकता। सत्य है तो उसे असत्य आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। बीइंग इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड नॉट ऑफ रीजन। सत्य आस्था का विषय है। देखिए ये बुद्धिवादी थे। बीइंग इज अ मैटर ऑफ फेथ नहीं, बीइंग इज अ मैटर ऑफ रीजन, ये बुद्धि का विषय है। ये बुद्धिवादी थे। ये फोर्थ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम थर्ड को उल्टा समझ लिए थे। हाँ इसका इनकी एक इनका एक बड़ा फेमस कोट है, एक्स निहिलो निहिल फिट। इसका मतलब होता है कि शून्य से शून्य नहीं उत्पन्न हो सकता है। अरे हमको वो उल्टा हम समझ लिए, असत से सत वाला हम वो कर लिए थे, यही। हाँ, जो अभी आशुतोष बोले यही गीता में भी है। क्या है? कुतो असतः सज्जायते नासतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सतः। जी सर, जी सर, जी सर, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। जब इनको पढ़ाया जाता है तो ये उदाहरण जरूर दिया जाता है। हाँ इसका देखिए मतलब ये है। हाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि असत से सत न सत से असत, ये वाला हाँ कॉन्सेप्ट भी आता है। कुछ बोलते हैं कि सत से असत कैसे आ जाता है। ये शायद इंडियन फिलोसफी में रामानुज और शंकर के अनुयायियों के बीच में ये कॉन्सेप्ट चलता है कि रामानुज कहते हैं कि उस सत से असत कैसे उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई शरीर है और शरीर से नाखून पैदा होता है, यानी शरीर तो एक तरीके से चेतन है और उससे अचेतन चीज उत्पन्न हो रही है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके के खंडन मंडन की चीजें चलती थी। तो ये कॉन्सेप्ट भी है सर। इसके बीच रामानुज और रामानुज और शंकर के अनुयायियों के हाँ, बीच शायद ये बातें हुई थी। ठीक। पढ़ा था सर कहीं। तो ठीक है ना, फोर्थ ही होगा, बाकी सब सही है। देखिए इनकी एक बुक है फिलोसफिकल डाइडैक्टिक, दार्शनिक कविता, इसकी पार्मेनाइडीज की।
फिलोसफिकल डायडेक्टिक दार्शनिक कविता, फिलोसफिकल DIADIDACTIC, इसमें इन्होंने 3 बात बताई है और यही 3 ही ये दार्शनिक कविता और इसी 3 बातों पर इनका पूरा दर्शन आधारित है। ये ना आपको किसी टाइम बताएंगे अभी है ना, जब हम लोग एक बार ग्रीक फिलोसफी पढ़ रहे थे पारमेनाइडिस, अगर इस समय कोई था उस समय थे जो लोग अगर लिखे हो तो बताइए। तो इसमें 3 बातों पे आप सारा दर्शन इनका समझ जाएंगे। चलिए इस पे बात करेंगे फिलहाल। फिलोसफिकल दार्शनिक कविता, फिलोसफिकल डिडैक्टिक, ये उनकी बुक है, जानते रहिए। आगे बढ़े। कसूरी कसूरी नोट डाउन कर लेना इसको। हाँ नोट कर लो। बताइए। रसेल हेल्ड दैट मोस्ट propositions including those of mathematics and science are complex because रसेल का मानना है गणित और विज्ञान सहित अधिकांश तर्कवाक्य जटिल होते हैं। क्यों जटिल होते हैं? सर क्या द होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर प्रपोजिशन। कॉम्बिनेशन ऑफ ये ही सही है। सिंपलर से देखिए वन। सिमिलर। सिंपलर प्रोपोजिशन, हाँ सिंपलर ना पहला हो जाएगा। ठीक है। रसेल कहते हैं मोस्ट प्रोपोजिशन इवन दोज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस आर कॉम्प्लेक्स, मतलब कई सारे प्रोपोजिशन तर्कवाक्य जटिल हैं ना, और यहाँ तक कि किसके किसके, मैथमेटिक्स के और साइंस के, विज्ञान और गणित के तर्कवाक्य क्या हैं, जटिल हैं। क्यों जटिल हैं? क्योंकि वो सिंपलर प्रोपोजिशन से बने हुए हैं। तो आप चाहे यहाँ पे फार्मूला लिखिए, कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन इज इक्वल टू कंजक्शन ऑफ सिंपलर प्रोपोजिशन, यानी सरल तर्कवाक्यों का संयोजन, सरल तर्कवाक्यों का संयोजन, सरल तर्कवाक्यों का संयोजन। देखिए कितना हो जाए। तो रसेल और अर्ली विटगेंस्टीन दोनों मानते हैं कि संपूर्ण भाषा और ज्ञान को हम एटॉमिक प्रोपोजिशन में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब संपूर्ण भाषा कंप्लीटली लैंग्वेज और ज्ञान को एटॉमिक प्रोपोजिशन में रिड्यूस किया जा सकता है। इस ठीक है, इसीलिए सभी जटिल वाक्य सरल तथ्यों के समुच्चय होते हैं, है ना। तो जैसे एग्जांपल लें, जैसे हम कहते हैं सिंपल प्रोपोजिशन का एग्जांपल है स्नो इज व्हाइट, बर्फ सफेद है, और कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन का एग्जांपल है जो 2 या 2 से अधिक सिंपल प्रोपोजिशन से बने, जैसे स्नो इज व्हाइट एंड ग्रास इज ग्रीन। तो ये जटिल तर्कवाक्य हो गया, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि गणित और विज्ञान के तर्कवाक्य जटिल होते हैं। क्यों जटिल होते हैं? क्योंकि वे सरल तर्कवाक्यों से बनते हैं। सरल तर्कवाक्य क्या है? अभी सरल तर्कवाक्य क्या है? जैसे जैसे कहते हैं स्काई इज ब्लू, है ना, ये सरल तर्कवाक्य है। ठीक है, स्काई एंड ब्लू एंड अर्थ इज जो भी मतलब इसमें कुछ और ऐड कर दें तो ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स। कुछ बात समझ में आई क्या? जी सर। सरल यस सर। तर्कवाक्य ऐसे ही होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी अणुवाक्य जैसे। आइए, कंसिडर द फॉलोइंग सिलोजिज्म एंड आइडेंटिफाई द फैल्सी इन्वॉल्व इन इट। निम्नलिखित न्यायवाक्य पर विचार कीजिए, इसके दोषों को पहचानिए। ये कर लेंगे। ऑल मेंस आर मॉर्टल, ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो पोएट्स है, ये डिस्ट्रीब्यूट, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट है, ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट है। मेंस यहाँ देखिए क्या होगा? 4 ऑप्शन सर, 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। ओके, तो ये सबसे हो जाता है। हाँ सही है। कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देंगे ना। सर देखिए बताइए सर ये। अरे मनीष, देखिए कवि यश है, ये पी है, कवि ऊपर यश है और मरणशील एम है, मनुष्य पी है। देखिए जो आधार जो कंक्लूजन में जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट है, तो कवि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है ना, यानी ऐसा इसको बोलते हैं अमुख्य पद। इसको कवि जो पहले है इसको बोलते हैं अमुख्य पद। देखिए ऊपर व्याप्त है, अब नहीं नहीं,
हम ये है ना कि जो मिडिल टर्म है, देखिए मरणशील यहाँ पे मोर्टल मिडिल टर्म है, दोनों में आया है ना, तो मिडिल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं ए प्रपोजिशन में ओनली उद्देश्य पद डिस्ट्रीब्यूट होता है, मरणशील 2 बार आया, दोनों बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो ये होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। बहुत बढ़िया, चौथा हो जाएगा, है ना। जी सर की जी बुक हो गुरुदेव अविनाश तिवारी सर की, तो पेज नंबर 152 पे है, 6 रूल है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, है ना। जी सर। हाँ आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सत्याग्रह वाज मेंटेन बाय गांधी, गांधी जी के द्वारा किसका समर्थन किया गया था। सत्याग्रह में कानून की उपेक्षा सम्मिलित थी, सत्याग्रह इन्वॉल्व डिसरेस्पेक्टिव ऑफ द लॉ। देखिए सत्याग्रह किसका समर्थन किया गया था, तो ये देखिए सत्याग्रह कानून का पालन करता है, ये गलत हो जाएगा ना। सत्याग्रह में बलपूर्वक, बल नहीं होता, प्रेम निहित होता है। सत्याग्रह इन्वॉल्व पैसिव रेजिस्टेंस विद फोर्स, फोर्स नहीं होता ना, लव होता है। सत्याग्रह में कानून के प्रति आदर प्रेम की अभावना, हाँ ये थर्ड सही है। सत्याग्रह इन्वॉल्व रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, फॉर लॉ एंड फीलिंग ऑफ लव, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, सत्याग्रह इन्वॉल्व अ फीलिंग ऑफ लव, पैसिव रेजिस्टेंस विद फोर्स, ये लिखा है कि प्रेम की भावना एवं बलपूर्वक, बलपूर्वक नहीं होता ना, थर्ड आंसर सही है। ओके, ये देखिए, ये कौन बताएगा, कंसीडर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द कोड स्टेटस द आइटम्स एक्सेप्टेबल ओनली टू द चारवाक, चारवाक के केवल चारवाकों को क्या मान्य है, क्या होगा सर ए बी एंड डी। सुखवाद ए से ए बी डी तो कहीं है ही नहीं, हाँ ए बी डी सुखवाद है, यस गुड, सुखवाद है। शायद है क्या, भूत चेतनवादी, ओके गुड, भूत चेतनवाद भी है, पहला भी है क्या, आंसर हो जाएगा ना बी डी। सर ए बी तो है ना सर, हाँ ए भी होगा। क्यों देखिए नहीं होगा, क्योंकि चारों तत्वों को तो स्वीकार करते हैं ना सर। देखिए, एक एक ये है कि मुद्दतें बीत गई तुझे याद किए हुए, ऐसा भी नहीं है कि हम तुझे भूल गए हों। जो हीन यानी है, कौन, हीन यानी सर्वास्तिवादी, बौद्ध सर्वास्तिवादी, वो भी चार तत्वों को मानते हैं, तो उनको भूल नहीं जाना है ना, बहुत दिन पढ़े हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चार तत्वों को मानते हैं, ठीक है। सर्वास्तिवादी, शंकराचार्य ने इनको सर्वास्तिवादी कहा है अपने किस ग्रंथ में, अपने भाष्य में, है ना। तो देखिए कह रहा केवल चार वाक को मान्य है, तो केवल चार वाक को सुखवाद और भूत चैतन्यवाद है, ये वाला उनको भी मान्य है, सर्वास्तिवादियों को भी मान्य है, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आंसर बी डी लगा दीजिए। बी डी कहीं था ही नहीं, तो नहीं तो वही लगाते, तो बी और डी ही लगाना है ना। यस सर। 2019 के पेपर में जो पार्ट 1 है वहां पर भी इसकी चर्चा की गई है। हाँ, देखिए 23 के पेपर की चर्चा 19 में की गई, 4 साल पहले, है ना। आप लोग 4 साल आगे हैं, मतलब हम लोग आगे हैं। आइए, विच अमंग द फॉलोइंग थियरीज ऑफ पनिशमेंट अप्रूव कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड का अनुमोदन कौन करता है। रिफॉर्मेटिव करेंगे, नहीं रिफॉर्मेटिव, रिट्रीब्यूटिव, डिटेंट, क्या होगा, रिट्रीब्यूटिव डिटेंट ना, सही है। यस सर। जो प्रतिकारवादी हैं, कांट हैं, हीगल हैं, अरस्तु हैं ना, लॉक हैं, ये सब प्रतिकारवादी हैं। ये आपको कोई एक थप्पड़ मारा है तो आप भी एक थप्पड़ मारिए, नहीं तो आप गलत काम करेंगे, है ना। गांधी जी कहते हैं आपको कोई एक थप्पड़ मारा है तो दूसरा, मतलब जानते हैं ना, मतलब एक गाल पे मारा है दूसरा गाल आगे कर दीजिए, ये सुधारवादी है, ठीक है गांधी जी। और ये कहते हैं नहीं उतना मारिए, तो ये अगर आप अगर कोई किसी की हत्या किया है तो उसकी हत्या होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटरेंट थियरी यानी निवारक सिद्धांत, जघन्य अपराध किया गया है ना, तो उसके लिए मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, बीसी हो जाएगा, सिंपल है ना। आगे बढ़े, ये बताइए कौन बताएगा, केसी भट्टाचार्य के दर्शन में बताना है, फिलॉसफी, कॉम्बिनेशन ऑफ केसी भट्टाचार्य फिलॉसफी ऑफ, कौन कौन सी चेतना है भट्टाचार्य के दर्शन को, ईओएसटी होता है ना, इंपेरिकल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। देखिए ये हम लोगों ने देखा कि ये विज्ञान से संबंधित है ना, इसमें सत्यता होती है, इसमें फैक्ट होता है, इसमें प्रतीकात्मक होता है, ये प्रतीकात्मक चिंतन है, सिंबल होता है इसमें सब, ठीक है, इसमें फैक्ट नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस
एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, है ना, तीसरा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बहुत बार बात हो चुकी है नहीं? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, बोलिए। परफेक्शन ऑफ गॉड इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर का अस्तित्व उसकी पूर्णता में निहित है, ये पूर्णता में निहित है ना, तो ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट किसका है? एंसेलम का है। कौन सी बुक में है? एंसेलम। प्रोसोलॉजियम में है। हाँ, प्रोसोलॉजियम में है ना, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। In Nyaya epistemology, which one among the following can be the object of a सामान्य लक्षण, सामान्य प्रत्यक्ष, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का, हाँ, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का विषय हो सकता है? तो देखिए, धूम्र की सभी अवस्थाएं, ऑल केसेज ऑफ स्मोक, ये भी आ चुका है। क्यों? यस सर। अब बताइए क्या इरादा है, और करना है कि छुट्टी किया जाए? 40 तक कर दीजिए सर, 40 क्वेश्चनों तक। अच्छा देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल, इंडियन which one in which school of Indian philosophy of the notion of adrisht is taken prove the existence of God? भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अदृष्ट की सहायता ली गई है? क्या होगा? न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अदृष्ट की सहायता ली गई है। तो और देखिए, एक तो जानते रहिए कि वैशेषिक सूत्र में कणाद ने ईश्वर की चर्चा नहीं की है, ये पूछा गया है। ईश्वर की बात नहीं की है वैशेषिक सूत्र में कणाद ने, लेकिन बात के लोगों ने मान लिया तो ठीक है। अब न्याय दर्शन में उदयन एक किताब लिखते हैं ना, उदयन कौन लिखते हैं? कुसुमांजलि। कुसुमांजलि में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए 8 प्रमाण देते हैं। 9वां अदृष्ट है। कार्यायोजन धृत्यादि, पदार्थ प्रत्यतः सुनते हैं, वाक्यार्थ संख्या विशेषाच साधो विश्वविद्वय है, आपको याद रखना है। सांख्य अनिश्वरवादी है और योग शेश्वर सांख्य कहा जाता है। ये 26 तत्वों को मानता है, 25 तत्वों को। आंसर सी डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सर वैशेषिक भी तो निमित्त कारण में मानते हैं ना ईश्वर को? हाँ मानते हैं, बाद में चलते, लेकिन इस वैशेषिक सूत्र जो है ना, खड़ाद के द्वारा जो प्रतिपादित है, उसमें ईश्वर की बात नहीं आई है। तो हाँ, और बाद में जब उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, भाष्य लिखी गई, उसकी व्याख्याएं लिखी गई, तब निमित्त कारण के रूप में मान लिया गया। मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं। हाँ, यही, ये कहीं का पीएचडी का एंट्रेंस था, उसमें पूछा गया है, पूछा जा सकता है। आइए, सब्जी देखने में टेस्टी लग रही है, मतलब टेस्टी मतलब क्या? स्वादिष्ट लग रही है, कौन सा लक्षण है ना? बर्फ शीतल दिख रही है। बाय विच सन्निकर्ष डू वी विजुअली परसीव द कूलनेस ऑफ आइस अकॉर्डिंग टू द नैयायिक? ज्ञान लक्षण ना? यस सर। हाँ, इसी में फिर हो जाता है धोखा। हाँ, एक बार हम लोग पिकनिक कर रहे थे क्लास 9th में, और सब्जी बहुत अच्छी, देखने में खूब अच्छी लग रही थी, और उसमें पता चला नमक बहुत ज्यादा 3 लोगों ने डाल दिया था बारी बारी से आकर के। अब प्रिंसिपल साहब आई, उसको कहने वाला था सर। हाँ, उसको चेक करने ना कि संबंधित है सर। हाँ, कौन ज्यादा अच्छा बनाया है। तो उसको सब लोगों का मतलब टेस्ट किए ही थे, तब उनको भूख रहती नहीं, तो केवल दिखा दिया गया कि देखिए सर कितनी बढ़िया बनी, वाह वाह बहुत अच्छी, शाबाश, और प्राइज भी मिल गया। अब वो ज्ञान लक्षण से जान लिए कि हमारी जो सब्जी बनी है वो बहुत टेस्टी है, चेक करके नहीं जाने। तो उनको हो गया ज्ञान लक्षण की वजह से ही, इसलिए होता है क्या? एरर, भ्रम। कौन सा भ्रम होता है? अन्यथा ख्याति, ख्याति हो गई ना, अन्यथा ख्याति। घास को देखकर कोमलता का अनुभव, ये भी इसी का है ना सर? हाँ हाँ, मतलब जब एक इंद्री दूसरी इंद्री का कार्य करे तब होता है ज्ञान लक्षण। इसी से इंद्रियों की सीमितता का भी पता चलता है। हाँ, अब बर्फ की शीतलता हमें टच करके, ये हमारी जो त्वक है, त्वक इंद्रिय है, यानी त्वचा है, वो मतलब ये टच करके जानना है, टेक्सचुअल सेंस ऑर्गन। लेकिन अब देख करके अब जान जा रहे हैं, तो ठीक है, जान लीजिए, है ना। ध्यान लक्षण। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समवायी कारण ऑफ द कलर ऑफ क्लॉथ है? वस्त्र के रंग का समवायी कारण क्या होगा?
कौन बताएगा? सर वस्त्र सेकंड के ऑप्शन रंग, कलर ऑफ द शर्ट। सही बताइए। सर डी ऑप्शन, द झूठ क्लोथ मत। इन। हाँ हाँ, सर धागे का रंग। हमको भी भूल गया है, अब जो आप लोग कहेंगे वही लगा देंगे, बता दे रहे हैं। कौन सा लगाएं? बड़ा कंफ्यूज, बार बार भूल जाता है। कस्तूरी से पूछिए सर, कस्तूरी तो आज बोल ही नहीं रही। हाँ बताइए। कस्तूरी नहीं बताएंगे, ये कौन सा लगाएं? हाँ चौथा लगा देते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, लिखा है कि वस्त्र के रंग का समवायीकरण स्वयं वस्त्र, और कह दे वस्त्र के रंग का असमवायीकरण ना, वस्त्र के रंग का असमवायीकरण, यहाँ पे लिख लीजिए, ये दूसरा हो जाएगा, वस्त्र के रंग का असमवायीकरण। ठीक है, ये तब हो जाता दूसरा। क्या पूछता तो दूसरा हो जाता, पूछ देता विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द असमवायीकरण ऑफ कलर ऑफ द क्लॉथ, तब धागों का रंग हो जाता। अब क्या पूछता कि बताइए व्हाट इज द समवायीकरण ऑफ क्लॉथ, वस्त्र का समवायीकरण, व्हाट इज द समवायीकरण ऑफ क्लॉथ, तब हाँ वस्त्र का समवायीकरण, तब धागा समवायीकरण। ठीक है, असमवाय में धागों का संयोजन हो जाएगा। और कह दे वस्त्र का असमवायीकरण, तब धागों का संयोजन, वस्त्र का असमवायीकरण। अब बताइए कौन कौन अगली बार भूलेगा, अभी से बता दीजिए। अनूप सर। हाँ भूल जाती हूँ। अनूप, ये पता नहीं क्या है, हमको इतना भूल जाता है। देखिए अगर भूल जाए तो ये आप एक नोट्स बनाइएगा, एक अच्छा सा 1 मिनट का वीडियो बनाइएगा, हमको भेजिएगा और वो अपलोड किया जाएगा और वो देखिएगा बार बार। ठीक है, जो जो भूल गए वो ये काम करिएगा। चलिए तो 4th हो जाएगा ना। आप लोग भी कुछ कॉन्सेप्ट जानते रहिए, जैसे मान लीजिए त्रिवृत्तीकरण क्या है, पंचीकरण क्या है, पंचकारणी क्या है, पंचक्लेश क्या है ना, ऐसा कुछ अगर ये जो ट्रिनिटी है कंटेम्प्रेरी इंडियन में, ऐसा कुछ आप लोग भी बना बना के दे सकते हैं। तो आइए आंसर फिलहाल 4th होगा ना, तो कल बताइएगा फिर से। यस, आगे बढ़े। यस सर। विच सिस्टम ऑफ फिलॉसफी एडवोकेट द मोशन ऑफ शब्द नित्यत्व, कह रहा है कि कौन सी पद्धति शब्द नित्यत्व की धारणा का समर्थन करती है। शब्द नित्य है, पूर्व मीमांसा। हाँ ये पूर्व मीमांसा। देखिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक शब्द नित्य है कौन मानता है, एक शब्द और अर्थ के बीच का संबंध, शब्द अर्थ के बीच का संबंध नित्य है कि अनित्य है, ये आता है। ठीक है, तो आपको दोनों जानना है। तो यहाँ पे फिलहाल तो शब्द नित्य तो पूर्व मीमांसा। आज के लिए इतना ही या और किया जाए? बस। ये क्वेश्चन शब्द अर्थ के बीच का संबंध कल बताएंगे। आप लालच में पड़ जाते हैं। ये हैं, बीच बीच में आप लोग फिर से देख लीजिएगा, जो जहां पे और बात करना रहे ना तो आप हमें भेज सकते हैं, है ना। इसी तरह के नई नई चीजें और काम एग्जाम ओरिएंटेड फिलॉसफी के पॉइंट जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिए फिलॉसफी 2.0 और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।